अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक लेक्चर नंबर 4 का स्टार्ट होने वाला है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर आपने इलेक्ट्रोडायनामिक का पेज नंबर 341 इलेक्ट्रोडायनामिक बुक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर है। इसका पेज नंबर इसका पेज नंबर 341 एग्जैक्टली 341 के ऊपर जो है वो हमारे पास कुछ मैक्सवेल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, जो कि हमने 7th चैप्टर के अंदर कर ली थी, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी एंड कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे एफ प्लस पार्शियल डी बाय पार्शियल टी, और डी एंड एच की जो वैल्यू है वो भी हमने लिख दिए। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि हमने ये देखनी है कि मैटर के अंदर, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वैक्यूम किस तरीके से हमारे पास थी, वो हमने देख ली, ठीक है। और उनके ऊपर हमने बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई कर ली। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम देखी, फिर हमने उसको जो है वो वेव इक्वेशन की फॉर्म में देखा, डीकपल की हमने थर्ड एंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, एंड देन फिर हमने मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव के लिए इक्वेशंस फाइंड की। अब फिर इसके बाद हमने एनर्जी एंड मोमेंटम फाइंड किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब हमें देखना है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हमारे पास मीडियम के अंदर होगी तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगी। मैटर के अंदर किसी के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से होती है। अगर आपका जो मैटर है वो कोई इंसुलेटर वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर कोई फ्री चार्ज या फ्री करंट नहीं है, ठीक है, मैटर है लेकिन उसके अंदर फ्री चार्ज एंड फ्री करंट नहीं है, तो उस वक्त रो एफ और जे एफ ज़ीरो हो जाएगा और मैक्सवेल इक्वेशन रिड्यूस होकर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे। अगर मीडियम लीनियर हो, लीनियर मीडियम वो होता है जिसमें हमारे पास जो पोलराइजेशन है वो लीनियरली डिपेंड कर रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। और तो पोलराइजेशन जो है वो इस पर डिपेंड करी होती है, तो डी की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी होता है। तो फॉर लीनियर मीडियम जब आप पी की वैल्यू ये पुट करेंगे और इससे ई को कॉमन लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई ई जो है ना वो आपके पास आ जाएगा, ये वाली चीज़। इसको सिंपल हम रिप्लेस कर देते हैं एप्सिलॉन से। ये थोड़ा सा आपके पास शायद इसमें आपको थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा हो, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई ई है इसको मैंने एप्सिलॉन के बराबर ले लिया, तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई आ गया। और एच की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं 1 म्यू नॉट बी माइनस एम फॉर मैग्नेटाइजेशन, और फॉर लीनियर मीडियम एम जो है वो हमारे पास एच जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिप्लेस करते हैं बाय एक्स, ठीक है, या काय एम कर लें, ठीक है। तो ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की एंड देन फिर हमने इसको यहाँ पे कुछ रीअरेंज करके हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब ये म्यू नॉट 1 प्लस काई एम जो है इसको हमने म्यू से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास एच जो है वो बराबर हो गया बी ओवर म्यू के फॉर लीनियर मीडियम, ये लीनियर मीडियम के लिए। और अगर हमारे पास मीडियम होमोजीनियस भी हो जाए, तो होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि आपके पास ई और म्यू जो है, ठीक है, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, वो जो है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं हो रही, मतलब लाइक वो सेम, मतलब हर पॉइंट पे सेम है, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा विद टाइम या विद पोजीशन, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव या ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा, वो सेम है। तो म्यू एंड एप्सिलॉन डू नॉट वेरी फार फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो रही फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो फिर क्या होता है कि जब आप ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो है आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन इन मीडियम की, फॉर मीडियम जिसमें आपके पास फ्री चार्ज एंड फ्री करंट ज़ीरो है, जब आप लीनियर मीडियम के लिए जो डी की वैल्यू है एप्सिलॉन ई वो पुट करेंगे, तो जब आप डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो क्योंकि ई जो है एज अ कांस्टेंट तो वो डाइवर्जेंस से बाहर आ जाएगा, और डाइवर्जेंस सिर्फ ई एप्सिलॉन कांस्टेंट है वो उससे बाहर आ जाएगा, सिर्फ ई पे अप्लाई होगा, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो पहले ही ज़ीरो था, कर्ल ऑफ ई भी वैसे ही रहेगा, एच की जगह बी ओवर म्यू आ जाएगा, अगेन म्यू इज़ अ कांस्टेंट, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम है ये बिल्कुल वैसी ही आई है मैक्सवेल इक्वेशन इन मीडियम, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि वैक्यूम में जहाँ पे म्यू नॉट था वहाँ पे यहाँ पे अब म्यू है मीडियम के लिए, और जहाँ पे वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट था वहाँ पे यहाँ पे अब एप्सिलॉन है, ठीक है।
तो विच डिफर फ्रॉम द कि आपके पास जो इक्वेशन से डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ इतना ही आ रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू आ गया। तो बेसिकली आपने भी यही चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप वैक्यूम से मीडियम की तरफ जाएंगे तो आपने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है उसको रिप्लेस कर देना है बाय म्यू एंड एप्सिलॉन, क्योंकि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, नॉट अ मीडियम। ठीक है, तो वो उससे चेंज हो जाएगा। तो अच्छा, उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है आपकी बुक के फुटनोट में पेज 401 के अंदर कि ये जो हम रिप्लेस कर रहे हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन बाय म्यू ई के बारे में लिखा है दिस ऑब्जर्वेशन इज मैथमेटिकली प्रीटी ट्रिवियल, मैथमेटिकली तो क्लियर है आपके पास, बट द फिजिकली implications are astonishing as the wave passes through। जब भी वेव मीडियम में से गुजरती है the field busily polarize and magnetize all the molecules, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप मीडियम के अंदर है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको पोलराइज एंड मैग्नेटाइज करेगी फील्ड, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है, एंड द रिजल्टिंग ऑसिलेटिंग डायपोल्स क्रिएट देयर ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो पोलराइजेशन हो रही है या वो जो पोलराइज या मैग्नेटाइज हो रहा है मीडियम, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की अपने भी डायपोल क्रिएट होंगे उनकी, और उसकी वजह से उनके अंदर अपनी भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जो डायपोल्स की वजह से होगी। These combine with the original field in such a way as to create a single wave with the same frequency but a different speed। मतलब मीडियम के अंदर जाके भी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो सोर्स की थी, या आउटसाइड जिस तरह से आपके पास अगर वैक्यूम से लेस्पोज होते हुए कोई वेव मीडियम के अंदर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी आपके पास वही रहेगी, लेकिन क्योंकि अब आपके पास एक और फील्ड मॉलिक्यूल की वजह से, मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटाइजेशन एंड पोलराइजेशन की वजह से जो डायपोल क्रिएट हुए हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुई है वो जब ओरिजिनल फील्ड के साथ कंबाइन करेगी तो आपके पास जो एक नई वेव जनरेट होगी उसकी स्पीड जो है वो ओरिजिनल वेव से डिफरेंट हो जाएगी। दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्स्पिरेसी नोन इन ऑप्टिक एज द एबल ऑसिन एक्सटिंक्शन थ्योरम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमेनन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो आगे उन्होंने कुछ पेपर का रेफरेंस वगैरह दिया, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वेव तो उसकी, क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है ओवरऑल, जिसकी वजह से वेव जो है वो चेंज होती है इन सच अ वे कि जो एक नई वेव जनरेट हो रही होती है वो, या क्रिएट हो रही होती है, जनरेट नहीं हो रही थी बेसिकली, एक नई वेव जो कॉम्बिनेशन से बनती है उसकी स्पीड डिफरेंट होती है बट फ्रिक्वेंसी सेम होती है। ओके, तो आपके पास एविडेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट्स थ्रू अ लीनियर, अब ये क्योंकि हमने स्टार्ट से ये लिया है कि लीनियर होमोजेनियस मीडियम है और स्पीड क्या है, अब क्या स्पीड होगी। जब हम वैक्यूम की बात कर रहे थे तो वैक्यूम में हमने लिया था v, जिसको जो हमारे पास c के बराबर था 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, सॉरी। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की जगह हमारे पास, अगर आप इसको उसी तरह सॉल्व करें, उसी तरह डीकपल करें, तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की जगह 1/एप्सिलॉन और म्यू आ जाए, स्क्वायर-रूट ऑफ एप्सिलॉन एंड म्यू आ जाएगा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाएगा बाय एप्सिलॉन एंड म्यू। तो अब जो है, जो भी मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन, जो भी आप मीडियम ले रहे हैं उसके लिए जो एप्सिलॉन एंड म्यू की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो उस मीडियम में से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है वो आ जाएगी। और आपको वैसे भी पता है कि v बराबर होता है c/n इन अ मीडियम, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का। तो अगर आपने स्पीड ऑफ वेव लाइट फाइंड करनी है ना मीडियम, तो आप सिंपल उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देते हैं, तो उसी तरीके से आप ये भी करेंगे। और n को आप कैसे डिफाइन करते हैं, आप n को जो है वो n c/v है, c के लिए आप ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं, v के लिए आपने ये किया तो यहाँ से आपके पास c की n की वैल्यू आ जाएगी। मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि मोस्ट मटेरियल के म्यू जो होता है वो परमिटिविटी और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट के बहुत क्लोज होता है, तो इसलिए मोस्टली हम इसको इक्वल ले लेते हैं। तो उस हिसाब से म्यू और एप्सिलॉन नॉट जब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर म्यू और म्यू नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो हमारे पास एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की रेशियो जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है एप्सिलॉन आर। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आपने सिंपल, अच्छा यहाँ तक हमारे पास अभी फ़िलहाल ये बात क्लियर हो गई। फाइन।
dielectric constant. Dielectric constant is constant in the sense of being independent of the amplitude of E, but it may well depend on the frequency. frequency पे वो depend कर लेता है. constant वैसे हिसाब से है क्योंकि E के amplitude पे depend नहीं कर रहा. As we shall see, आगे हम जाके देखेंगे कि हमारे पास dielectric constant frequency dependent हो सकता है. Thus, for example, if you quote the static dielectric constant for water from table 4.2 टेबल अगर हम देख लें पीछे जाके 4 चैप्टर के अंदर, if we check 4.2 table, let me go back. Okay, perfect. 4.1 and no, in this case this is the 4.2 table. ओके परफेक्ट. 4.2 टेबल में हमारे पास मैंने कहा रेफरेंस दिया है वाटर. Dielectric constant of water is 80.1. You will conclude that the index of refraction is 8.9. 80.1 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, अच्छा रुके परफेक्ट. इन्होंने कहा है कि यू विल कन्वर्ट एन 8.9 विच इज़ वाइडली ऑफ फॉर विजिबल लाइट एंड इज इक्वल टू 1.33. तो अगर आपके पास और विजिबल लाइट के लिए फॉर अ लाइट, हाँ परफेक्ट. अच्छा अब यहाँ पे ऐसा है कि आपने लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और वाटर में से अगर आपके पास लाइट गुजर रही है, ठीक है, तो आपके पास वाटर में से लाइट है और उसमें से आपने उसकी the index of refraction is when which is widely off for visible light n is equal to 1.33. तो अगर आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पीछे टेबल से आप देखें तो वो 80.1 है. तो अगर आप उसका स्क्वायर रूट लें तो वो तकरीबन 8.9 आता है, ठीक है. लेकिन जब आप लाइट के लिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देखते हैं तो आप 8.9 तो नहीं कहते, आप ये कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो 1.33 है, ठीक है. तो ये आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो यहाँ से आया है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट से, जहाँ पे आपके पास जैसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन आपके पास परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल होती है, और जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है. तो आपके पास इसके अलावा एक्चुअली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इसके लिए होती है कि आपके पास, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस स्काई ई, जिस स्काई ई को हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं. तो आपके पास वैक्यूम के अंदर जो है, क्योंकि कोई मैटर नहीं होता पोलराइज करने के लिए, इसलिए उस वक्त ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है. तो इसलिए आपके पास जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाती है, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं. तो आपके पास उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, ठीक है. और अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो जो भी आपके पास परमिटिविटी होती है जिस भी मटेरियल की, उसको आपने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड करना होता है. ओके. तो ये जो आपके पास 4.2 टेबल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वैल्यूज आर फॉर 1 ATM, मतलब 1 एटॉमिक प्रेशर है और 20 डिग्री सेंट टेम्परेचर के ऊपर इन्होंने ये रिकॉर्ड किया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो हमारे पास आगे इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ परमिटिविटी. तो जब हम वो पढ़ेंगे ना तो फिर हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों था कि जब आपने उसको सॉल्व किया, जब आप उसे लाइट के लिए लेते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो 1.33 लेते हैं. लेकिन वैसे अगर आप उसको उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करें
तो वो आपके पास जो है बराबर आता है 8.9 के। तो ये क्या डिफरेंस है, तो वो उसमें हम आगे जाके स्टडी करेंगे। क्लियर हो गए? तो सिंस एप्सिलॉन आर इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू ज़्यादातर 1 से ज़्यादा ही होती है। तो जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जब v इज इक्वल टू सी ओवर n आप कैलकुलेट करेंगे, तो n जो है वो, क्योंकि एप्सिलॉन आर के प्रोपोर्शनल है, जब एप्सिलॉन आर जो है वो 1 से बड़ा होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए। एप्सिलॉन डिनोमिनेटर जब n बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास v कम हो जाएगा, मतलब इसलिए हमारे पास जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है इन अ मीडियम। अ फैक्ट दैट इज़ वेल नोन फ्रॉम ऑप्टिक्स से आपको ये बात वैसे भी पता है, ठीक है। ऑल ऑफ आवर प्रीवियस लेस कैरी ओवर विद दस, मतलब अब तक जितना हमने वैक्यूम के लिए काम किया उस सब में बस आपने एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एंड म्यू नॉट की जगह म्यू, और जहाँ पे भी सी आ रहा है क्योंकि मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, तो वो आपके पास v से रिप्लेस हो जाएगा। तो जो डेंसिटी थी, तो एनर्जी डेंसिटी, वो हमारे पास उसकी वैल्यू जो हमें पता थी, उसके अंदर भी आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू एन एप्सिलॉन कर देंगे। जो पॉइंटेड वेक्टर था उसके अंदर भी म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा। तो अगर आप मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव की बात करें इन अ मीडियम, तो उसमें जैसे आपके पास मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव इन अ वैक्यूम ओमेगा इज इक्वल टू सी के से रिलेट करते हैं। वो मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव जो है उसकी फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर जो है वो इन अ मीडियम, फिर सी की जगह उसमें वी आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू के वी। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स को कंपेयर कर रहे थे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब बी लिखते थे तो उसमें हम लोग बी नॉट की जगह ई ओवर सी लिख देते थे, तो अब उसमें ई ओवर सी की जगह ई ओवर वी लिखेंगे, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इज़ 1 ओवर वी टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। और जो इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी उसमें हमारे पास जहाँ पे सी था वो वी से रिप्लेस हो जाएगा, और जो एप्सिलॉन नॉट था वो एप्सिलॉन से रिप्लेस होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या होता है जब ये वेव जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे के अंदर जाती है, जैसे एयर, वाटर, ग्लास या प्लास्टिक, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है। हमने स्ट्रिंग के केस में देखा था कि वेव कुछ ट्रांसमिट कर रही थी, कुछ रिफ्लेक्ट कर रही थी, बिल्कुल वैसा ही हमारे पास जो है एग्जैक्टली यही हमारे पास होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में भी, जब वो किसी बाउंड्री पे पहुंचेगी। और वो हम ऑलरेडी 7 चैप्टर के एंड में बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख चुके हैं। 7 चैप्टर के एंड में 7.65 इक्वेशंस, और वो इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो किसी भी बाउंड्री के ऊपर आपने यही बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस हैं, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो जस्ट टू लेफ्ट एंड जस्ट टू द राइट ऑफ द इंटरफेस बिटवीन टू लीनियर मीडियम, मतलब दो मीडियम जो कि लीनियर हो, ठीक है, उनके जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में रिलेट करेंगी, वो हमें बता रही हैं। तो इस वाले सेक्शन के अंदर, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इन इक्वेशंस को हम यूज़ करके हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो अब हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस।